हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यह वीडियो आपके पेपर से रिलेटेड लास्ट वीडियो है। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म या उदारवाद क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। द वर्ड लिबरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर, which literally means freedom. The word liberty is also derived from this liber. So liberalism is an advocate of the idea of freedom. Liberalism is concerned with freedom, which is multidimensional and related to all walks of life. लिबरलिज्म वर्ड की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिबर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फ्रीडम है, यानी स्वतंत्रता है। और लिबर्टी वर्ड जो है वो भी लिबर से ही बना है। अतः उदारवाद स्वतंत्रता के विचार का समर्थक है। उदारवाद का संबंध स्वतंत्रता से है, जो बहुआयामी होता है, अर्थात जिसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से होता है। It is an ideology whose form and scope varies. It sometimes directly supports the capitalists or sometimes indirectly. It believes in the will and autonomy of a person. The person is a focal point of liberalism. It is an ideology associated with freedom and rights of the individual. Liberalism emphasizes the functions of state and government and limited powers. It gives the state only as many powers as are necessary for the development of the individual. Liberalism considers the individual to be end and the state as the means. Its main objective is to increase the interest of the person and to develop his personality. यह एक ऐसी विचारधारा है जिसका स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र बदलता रहता है। यह कभी प्रत्यक्ष रूप से पूंजीपतियों का समर्थन करता है तो कभी यह अप्रत्यक्ष रूप से करता है। यह व्यक्ति की इच्छा एवं उसकी स्वायत्तता में विश्वास करता है। व्यक्ति ही उदारवाद का केंद्र बिंदु है। यह व्यक्ति के स्वतंत्रता एवं अधिकारों से जुड़ी हुई विचारधारा है। उदारवाद राज्य एवं सरकार के सीमित कार्यों एवं सीमित शक्तियों पर बल देता है। उदारवाद राज्य को केवल उतनी ही शक्तियां प्रदान करता है जितना कि व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है। यह व्यक्ति को साध्य एवं राज्य को साधन मानता है। राज्य का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के हितों की वृद्धि करना है, ऐसा उदारवाद का मानना एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। उदारवाद की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, जो इस प्रकार से मैकगवर्न कहता है कि लिबरलिज्म as a political theory is a mixture of separate elements. One of them is democracy and the other is individualism. राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद को पृथक पृथक तत्वों का मिश्रण कहा जाता है। उनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। दूसरी परिभाषा हेराल्ड लास्की की है, जिसने कहा कि लिबरलिज्म इज नॉट जस्ट ए ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स बट ए हैबिट इन द माइंड। उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत है। नेक्स्ट आशीर्वादम की परिभाषा है, लिबरलिज्म इज नॉट ए hierarchical ideology but a historical trend consisting of diversified and conflicting currents expressed in some countries in a given era. उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा न होकर किसी निर्दिष्ट युग में कुछ देशों में व्यक्त की गई विविधतापूर्ण तथा परस्पर विरोधी चिंतन धाराओं से युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। अगला जो डेफिनेशन है वो सार्टोरी का है। सार्टोरी कहते हैं कि लिबरलिज्म इज द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, जुडिशियल प्रोटेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है।
Therefore, liberalism is a philosophy or ideology that opposes any system representing the centralization of power and supports the freedom of the individual in every sphere of life. उदारवाद एक ऐसा दर्शन या विचारधारा है जो सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था का विरोध तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समर्थन करती है। अब हम उदारवाद की पृष्ठभूमि या उदय की बात करेंगे। बैकग्राउंड और राइज ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद का जन्म 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। इसका जन्म मार्केट इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हुआ, जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उदारवाद का उदय अनेक प्रवृत्तियों का परिणाम माना जाता है, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं। उसमें पहला है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ द कैपिटलिस्ट, औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। मध्य युग में लोगों का आर्थिक जीवन स्वतंत्र नहीं था। कृषक सामंतों के अधीन हुआ करते थे और दस्तकारी तथा व्यापार पर भी अनेक नियंत्रण थे। दस्तकारों पर उनकी श्रेणियों का नियंत्रण हुआ करता था, जो गिल्ड कहलाते थे। इसके अतिरिक्त चर्च भी आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप किया करता था और आर्थिक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अनेक धार्मिक तथा नैतिक नियम थे। 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वस्तुओं का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। इस उत्पादन के परिणाम स्वरूप जितनी तेजी से समृद्धि आई, उतनी ही गति से आर्थिक जीवन पर चले आ रहे नियंत्रण समाप्त होने लगे। समाज में जो नवीन समृद्धिशाली वर्ग उत्पन्न हो रहा था, उसका एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक संपत्ति प्राप्त करना था। यह वर्ग उन समस्त नियमों और प्रतिबंधों का विरोध करने लगा जो अधिक से अधिक संपत्ति के अर्जन में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। यह नवीन समृद्धशाली वर्ग सामाजिक जीवन में बहुत अधिक प्रभावशाली हो गए और उसने अपना प्रभाव अपने प्रभाव से इस बात को स्वीकार करवा लिया कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और गतिविधियों पर राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। इस प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता की भावना उदारवाद का स्रोत बन गया। नेक्स्ट है रेनेसा, नवजागरण। प्राचीन समय में यूनानी जीवन के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन को आधारभूत रूप में महत्व प्राप्त था। उनके चिंतन का रूप लौकिक था और प्राचीन यूनानियों ने दर्शन, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की थी। लेकिन मध्य युग में पारलौकिक दृष्टि को अपना लिया गया और चिंतन का एकमात्र केंद्र ईश्वर ही हो जाने के कारण जीवन के अन्य क्षेत्रों में कोई प्रगति संभव नहीं हो सकी। मध्य युग में व्यक्ति को भुला दिया गया, लेकिन आधुनिक युग के प्रारंभ में लोगों की दृष्टि पुनः यूनानी चिंतन पर पड़ी और नवजागरण के नाम से एक बौद्धिक आंदोलन चल पड़ा, जिसमें लोगों के विचारों, आदर्शों और चिंतन पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। नवजागरण ने व्यक्तियों के दृष्टिकोण को लौकिक बनाया, व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया और उन्हें यह सिखाया कि सत्य की प्राप्ति का मार्ग श्रद्धा और अंधविश्वास का नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक का है। इस प्रकार नवजागरण ने व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देकर उदारवाद का मार्ग जो है प्रशस्त किया। अगली जो प्रवृत्ति थी वह रिफॉर्मेशन की थी, धर्म सुधार। मध्य युग न केवल राजनीतिक वरन धार्मिक निरंकुशता के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। धार्मिक क्षेत्र में पोप लोगों की निरंकुशता थी और ऐसा माना जाता था कि पोप शास्त्रों का जो अर्थ बतलाते हैं वही प्रामाणिक है। 16वीं सदी में धर्म सुधार की प्रवृत्ति आरंभ हुई और मार्टिन लूथर, जिगली तथा काल्विन आदि धर्म सुधारकों के द्वारा धार्मिक निरंकुशता का विरोध प्रारंभ कर दिया गया। धर्म सुधार ने परंपराओं के बंधन तोड़कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। लूथर ने सिखाया है कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है,
व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्नों से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है और धार्मिक क्षेत्र में शक्ति प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। इस प्रकार धर्म सुधार ने धार्मिक जीवन की बुराइयों का अंत कर व्यक्तियों को वास्तविक अर्थों में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। जो अंतिम प्रवृत्ति है उदारवाद की वह ये है निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया, रिएक्शन अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक रूल। उदारवाद के जन्म के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी तत्व निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया ही रहा है। 16वीं और 17वीं शताब्दी यूरोप के इतिहास में निरंकुश राजतंत्र के लिए प्रसिद्ध थी। इनमें से अनेक राज्यों के शासकों द्वारा दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन कर अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया गया था। उनमें से कुछ सरकारें तो इतनी अधिक निरंकुश और अमर्यादित हो गई थी कि आशीर्वादम ने कहा कि उनके अर्थहीन कानून निश्चित दिनों के लिए विशिष्ट प्रकार के भोजन निर्धारित करते थे तथा मुर्दों को दफनाने के लिए विशेष प्रकार के वस्त्रों की व्यवस्था की आज्ञा देते थे। इस प्रकार के निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी स्वाभाविक थी और जॉन लॉक, मिल, स्पेंसर तथा ग्रीन के द्वारा व्यक्ति स्वातंत्र्य की विचारधारा उदारवाद का प्रतिपादन किया गया। अब उदारवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या उसकी कौन सी मान्यताएं हैं या कौन से उसके सिद्धांत हैं, ये सब एक ही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो उसकी विशेषता है उदारवाद की वह है कि वह मानवीय विवेक में आस्था रखता है, प्रोपोनेंट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। उदारवाद मानव की स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहता है। उदारवाद की प्रमुख मान्यता यह है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का निरपेक्ष समर्थन करता है। इसका मानना है कि मनुष्य अपने विवेक के अनुसार कार्य करने व आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। इसी कारण उदारवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण वैयक्तिक स्वतंत्रता का समर्थक है। नेक्स्ट इज फेथ इन ह्यूमन कॉन्साइंस, मानवीय विवेक में आस्था। उदारवादी विचारधारा का प्रमुख तत्व मानवीय बुद्धि और विवेक में मूलभूत आस्था है। यूरोप के विभिन्न देशों में मध्य युग के अंतर्गत ईसाईयत ने मनुष्य की बुद्धि को कठोर बंधनों में जकड़ रखा था और ऐसा माना जाता था कि चर्च के अधिकारी, विशेषकर पोप, शास्त्रों का जो अर्थ बतलाते हैं वही प्रामाणिक है। लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में नवजागरण के साथ ही प्रमुख उदारवादी दार्शनिकों ने शास्त्रों का अंधानुकरण करने के स्थान पर स्वयं अपने विवेक के आधार पर सोचना प्रारंभ किया। नेक्स्ट इज बिलीव इन द नोशन ऑफ नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। उदारवादियों का विश्वास रहा है कि व्यक्ति के कुछ जन्मजात और अनुल्लंघनीय अधिकार हैं जिन्हें उनके प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है। उनका कथन है कि अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय संस्था, समाज या राज्य के द्वारा नहीं की गई है, वरन ये तो इन संस्थाओं के अस्तित्व के पूर्व से ही विद्यमान रहे हैं और समाज तथा राज्य की उत्पत्ति इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। इस संबंध में लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत विशेष प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार है। नेक्स्ट इज अपोजिंग हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, इतिहास तथा परंपराओं का विरोध। उदारवाद ऐसी परंपराओं और ऐतिहासिक तथ्यों का विरोध करता है जो विवेकपूर्ण नहीं है। मध्य युग में उदारवादियों ने उन सभी धार्मिक परंपराओं का विरोध किया था जो सभी के विशेषाधिकारों की पोषक थी। उदारवाद का उदय भी मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य व चर्च की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। उदारवादियों का मानना है कि प्राचीन व्यवस्था और परंपराओं ने व्यक्ति को पंगु बना दिया है, इसलिए उदारवादी विचारक पुरानी व्यवस्था के स्थान पर परंपरा युक्त नवीन समाज का निर्माण करने की वकालत करते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की क्रांतियां इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट इज बिलीफ इन सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास। उदारवाद धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थक है। उदारवाद का जन्म ही मध्य युग में रोमन कैथोलिक चर्च के
निरंकुश धार्मिक आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। उस समय चर्च और राजा दोनों व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों की आड़ लेकर अत्याचार करते थे। चर्च और राजसत्ता के गठबंधन ने व्यक्ति को महत्वहीन बना दिया था। इसलिए उदारवाद की वकालत करने वाले सभी समाज सुधारकों व विचारकों ने धार्मिक अंधविश्वासों के पास से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का प्रचार किया। मैकियावेली, बोंदा और हाब्स जैसे विचारकों ने धर्म और राजनीति में अंतर का समर्थन किया। नेक्स्ट, सपोर्टिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस इन द इकोनॉमिक सेक्टर। आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन। उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में समाज और राज्य की ओर से व्यक्तियों के उद्योगों और व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को इस बात की पूरी छूट मिलनी चाहिए कि अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय करे और उसमें पूंजी लगाए। नेक्स्ट, सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन। उदारवादी लोकतंत्र के प्रबल समर्थक है। उदारवाद की विचारधारा अपने जन्म से ही उस विचार का प्रतिपादन करती आई है कि स्वतंत्रता व उसके अधिकारों की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय यही है कि शासन की शक्ति जनता के हाथों में हो तथा कोई व्यक्ति या वर्ग जनता पर मनमाने ढंग से शासन न करे। लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत के मूल में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही विचार निहित है। उदारवाद की मूल मान्यता है कि यह इस बात का समर्थन करती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोक प्रभुसत्ता पर आधारित लोकतंत्रीय शासन प्रणाली ही उचित शासन प्रणाली है। नेक्स्ट, सपोर्टिंग पब्लिक वेलफेयर पॉलिटी। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन। उदारवाद के आरंभिक काल में उदारवादी विचारक व समर्थक मानव जीवन के राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते थे। उनका मत था कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है व मानवीय स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने वाला है। राज्य के कार्यों और उद्देश्यों के प्रति उदारवादियों का दृष्टिकोण लंबे समय तक नकारात्मक ही रहा है, लेकिन वर्तमान समय में उदारवादियों का पुराना दृष्टिकोण बदल चुका है। अब सभी उदारवादी यह बात स्वीकार करने लगे हैं कि राज्य का उद्देश्य सामान्य कल्याण की साधना करना है। राज्य का उद्देश्य या कार्य किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष तक सीमित न होकर संपूर्ण मानव समाज के हितों का पोषक है। नेक्स्ट, सपोर्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन। उदारवाद निरंकुशतावाद के किसी भी सिद्धांत का प्रबल विरोधी है। उदारवादियों को प्रारंभ से ही साम्राज्यवाद का भी प्रबल विरोध किया है। उदारवाद की प्रमुख मान्यता है कि प्रत्येक देश का शासन उस देश के निवासियों की इच्छा से ही संचालित होना चाहिए। इससे ही व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रह सकती है। अतः उदारवाद राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रबल समर्थक है। यह स्वशासन के सिद्धांत का ही समर्थन करता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल इज एंड एंड स्टेट इज मीन्स। व्यक्ति साध्य तथा राज्य साधन है। उदारवादी विचारक व समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति अपने हितों का निर्णायक है। मनुष्य अपने जीवन के हर कार्य में प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है। इसी आधार पर यह साध्य है। राज्य तथा अन्य संस्थाएं उसके विकास का साधन है। आधुनिक उदारवादी विचारकों ने व्यक्ति और राज्य के बीच की खाई को कम करना शुरू कर दिया है। आधुनिक उदारवाद व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की वकालत करते हैं। नेक्स्ट, The state is an artificial institution and its purpose is to develop the personality of the individual. राज्य एक कृत्रिम संस्था है और उसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है।
उदारवादियों का कहना है कि राज्य कोई ईश्वरीय या प्राकृतिक संस्था नहीं है, यह एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों के लिए एक संविदा, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया है। हाब्स, लॉक और रूसो का चिंतन इसी मत का समर्थन करता है। बर्क, ग्रीन, कांट जैसे विचारक भी इसी मत का समर्थन करते हैं। बेंथम का मत है कि राज्य एक उपयोगितावादी संस्था है जिसका कार्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। इस तरह उपयोगितावादी विचारक राज्य का आधार समझौते की बजाय इसकी उपयोगिता को मानते हैं। नेक्स्ट, सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, संवैधानिक शासन का समर्थन। उदारवाद विधि के शासन को उचित महत्व देता है। उदारवादियों का मानना है कि विधि के शासन के अभाव में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है और समाज में अराजकता फैल जाती है, जिससे बलवान व्यक्तियों के हितों की वृद्धि होती है और जो कमजोर होते हैं उनके हितों का शोषण होता है। इसलिए उदारवादी सीमित सरकार तथा कानून के शासन को उचित महत्व देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज बिलीव इन वर्ल्ड पीस, विश्व शांति में विश्वास। सभी उदारवादी विचारक विश्व बंधुत्व की भावना का प्रबल समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि विश्व समाज के विकास से ही प्रत्येक देश का भला हो सकता है। इसलिए वे एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की अखंडता व सीमाओं का आदर करने की बात पर जोर देते हैं। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति प्रयोग के किसी भी रूप का विरोध करते हैं। इसी आधार पर उदारवादी विश्व शांति के विचार को व्यवहारिक बनाने पर जोर देते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रीम्स और फॉर्म्स ऑफ लिबरलिज्म की, उदारवाद की धाराएं या उसके रूप। तो राज्य के कार्यों के संबंध में उदारवाद की दो धाराएं हैं, परंपरागत और दूसरा जो है आधुनिक। There are two streams of liberalism in relation to the functions of the state. First is traditional liberalism and second is modern democratic liberalism. In traditional liberalism, the policy of laissez-faire and individualism is given prominence and hence it is called negative liberalism. Its supporters are Adam Smith, Bentham, James Mill, Herbert Spencer, etc. परंपरागत उदारवाद में हस्तक्षेप की नीति की अपनाई जाती है और व्यक्तिवाद को प्रमुखता दी जाती है, अतः इसे नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। परंपरागत उदारवाद के समर्थक एडम स्मिथ, बेंथम, जेम्स मिल एवं हर्बर्ट स्पेंसर हैं। परंपरागत उदारवाद में धर्म को व्यक्ति का निजी मामला माना जाता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है तथा सीमित राज्य का समर्थन करता है और यह समाज की एकता पर बल देता है। नेक्स्ट इज मॉडर्न डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म, आधुनिक लोकतांत्रिक उदारवाद। इन मॉडर्न लिबरलिज्म द पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट इज एम्फेसाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, हेंस इट इज कॉल्ड पॉजिटिव लिबरलिज्म। इट वाज सपोर्टेड बाय J.S. मिल, हॉबहाउस, मैकाइवर, लास्की एटसेट्रा। आधुनिक उदारवाद में व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता है। इसी वजह से इसे सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। आधुनिक उदारवाद के समर्थक J.S. मिल, हॉबहाउस, मैकाइवर, लास्की आदि हैं। यह उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। यह निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने तथा पूंजीपतियों पर कर लगाने की धारणा रखता है। यह व्यक्ति को समान अवसर एवं अधिकार देने पर बल देता है। इस विचारधारा की भी आलोचनाएं की गई हैं। इसके जो क्रिटिसिज्म है वो इस प्रकार से है। उसमें पहला है, इट इज अपोज टू हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। एडमंड बर्ग के अनुसार उदारवाद की जो सबसे गंभीर कमी है वह यह है कि इसके द्वारा इतिहास और परंपराओं को उचित महत्व नहीं दिया गया है। परंपराओं के पीछे पीढ़ियों का अनुभव निहित होता है और अतीत से एकदम और पूर्ण संबंध तोड़ लेना तो संभव नहीं है और न ही उचित है। आज का जीवन बहुत कुछ सीमा तक
भूतकालीन परिस्थितियों का ही परिणाम है। नेक्स्ट इज लिबरलिज्म कंसीडर्स सोसाइटी एंड स्टेट एज आर्टिफिशियल। उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य न तो किसी समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है और न ही यह कोई व्यावसायिक ढंग की साझेदारी है जिसे इच्छा अनुसार भंग किया जा सकता है। तथ्य यह है कि राज्य उच्चतम मानवीय गुणों के विकास और महानतम आदर्शों की प्राप्ति में क्रियाशील एवं शाश्वत संस्था है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द पर्सन इज रॉन्ग। आदर्शवादी और फासीवादी जो विचारक है वो भी उदारवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि उदारवाद में व्यक्ति को जिस प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात की गई है वह तो मानवीय जीवन को एक प्रकार की पूर्ण अराजकता में ला देता है। समस्त समाज के विकास और सामूहिक जीवन की पूर्णता के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस हैज बीन गिवन ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। उदारवाद की आलोचना करते हुए यह भी कहा गया है कि इस दर्शन में मानवीय बुद्धि को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है, जो अनुचित है। वास्तव में मानवीय घटना चक्र के निर्धारण में बुद्धि की अपेक्षा ईश्वरीय इच्छा और संयोग के द्वारा अधिक भाग लिया गया है। इसके साथ ही मार्क्सवादियों ने भी उदारवाद की आलोचना की है, क्योंकि उनके अनुसार उदारवाद पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषण करता है और पूंजीवाद का यह सहायक दर्शन है। थैंक यू।